वे लिखते हैं, इस प्रक्रिया में यानी वर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में यह होता था कि जो लोग पिछली बार केवल शूद्र होने के योग्य बच जाते थे, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होने के लिए चुन लिए जाते थे, जबकि पिछली बार जो लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होने के लिए चुने गए होते थे, वे केवल शूद्र होने के योग्य होने के कारण रह जाते थे। इस प्रकार वर्ण के व्यक्ति बदलते रहते थे। वर्ण के व्यक्ति बदलते रहते थे का अभिप्राय यह है कि कर्मों के अनुसार वर्ण व्यवस्था में वर्णों का परिवर्तन होता रहता था। वर्ण जन्म जन्मांतर के लिए स्थायी नहीं था। अंबेडकर वाङ्मय खंड 7 पृष्ठ 170 पर आप डॉक्टर अंबेडकर के ये निष्कर्ष देख सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर 10वें अध्याय के 65 श्लोक का अर्थ करते हैं। जिस प्रकार कोई शूद्र ब्राह्मणत्व को, यह वही श्लोक है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने एक महत्वपूर्ण वर्ण परिवर्तन के सिद्धांत के रूप में रखा था। शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रियात् जातमेवं तु विद्यात् वैश्यात् तथैव च। इस श्लोक को डॉक्टर अंबेडकर ने अपने साहित्य में अनेक जगह उद्धृत किया है, प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है और उसका अर्थ यह किया है, जिस प्रकार कोई शूद्र ब्राह्मणत्व को और कोई ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त होता है, उसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य से उत्पन्न भी प्राप्त होता है। इस उदाहरण को आप देख सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर वाङ्मय खंड 13 पृष्ठ 85 पर। अन्यत्र भी हैं, किंतु एक ही प्रमाण पर्याप्त है जो डॉक्टर अंबेडकर ने वर्ण परिवर्तन के रूप में दिया है, जिसका अभिप्राय यह है कि चारों वर्णों के लोगों का वर्ण परिवर्तन होता था वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत। तो वर्ण परिवर्तन होता था तो कोई भी वर्ण पैतृक नहीं होता था। कोई भी वर्ण ऐसा नहीं होता था कि आदमी जन्म जन्मांतर के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अधिकार जमा करके बैठ जाए कि मैं तो यह हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं या अमुक शूद्र है। यह व्यवस्था थी ही नहीं वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत। एक अन्य श्लोक जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके समक्ष प्रस्तुत किया था मनुस्मृति का, उसको भी डॉक्टर अंबेडकर ने उद्धृत किया है और उसका अर्थ इन शब्दों में किया है। वे लिखते हैं, प्रत्येक शूद्र जो शुचिपूर्ण है, जो अपने से उत्कृष्टों का सेवक है, मृदुभाषी है, अहंकार रहित है और सदा ब्राह्मणों के आश्रित रहता है, वह उच्चतर जाति को प्राप्त करता है। यहां उच्चतर जाति का अभिप्राय जन्मना जाति नहीं है, यहां जाति शब्द वर्ण के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो उच्चतर वर्ण को प्राप्त करता है। यह अर्थ डॉक्टर अंबेडकर कृत है और इस अर्थ को आप कई स्थानों पर देख सकते हैं।
लेकिन यह प्रमाण लिया गया है डॉक्टर अंबेडकर वाङ्मय के खंड 9 पृष्ठ 117 पर से। आप इसको वहां पर पढ़ सकते हैं। अब देखिए, वर्ण परिवर्तन की स्वतंत्रता को, अधिकार को उद्धृत किया है अपने ग्रंथों में डॉक्टर अंबेडकर ने। जब डॉक्टर अंबेडकर इसको उद्धृत करते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि इसको प्रमाण के रूप में वे स्वीकार करते हैं। और प्रमाण दो प्रकार से स्वीकार किया जाता है, या तो नकारा जाता है या स्वीकार किया जाता है। उन्होंने इसको नकारा नहीं है, केवल प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसका मतलब यह है कि इस भाषा में निहित अर्थ उनको मान्य है। तो इस परंपरा को डॉक्टर अंबेडकर ने समझा, डॉक्टर अंबेडकर ने उद्धृत किया। किंतु बहुत से ऐसे लेखक जो पाश्चात्य विद्वानों के अनुयायी हैं या केवल उन्हीं के निष्कर्षों के आधार पर लेखन कार्य करते हैं या विचारधारा रखते हैं, उन लोगों में एक पक्षपात पूर्ण प्रवृत्ति यह पाई जाती है कि वे इस प्रकार के स्थलों को उद्धृत करने से छोड़ देते हैं, छोड़ के चल देते हैं और केवल अपने निहित लक्ष्य के अनुसार उन्हीं प्रमाणों को, उन्हीं बिंदुओं को उद्धृत करते हैं जिनमें ऊंच नीच, छूत अछूत या घृणा का भाव या वैमनस्य का भाव प्रकट होता है। ऐसे इतिहासकारों का लेखन, ऐसे आलोचकों का लेखन इसलिए प्रामाणिक नहीं माना जाता क्योंकि वे एकांगी बात कर रहे हैं। हां, अगर पाठकों के सामने पाश्चात्य आलोचक या उनके अनुयायी आधुनिक आलोचक दोनों तरह की बात रख करके कहें कि ये दोनों प्रकार की बातें पाई जाती हैं, तब भी हम उनके साहित्यिक कर्तव्य को स्वीकार कर सकते हैं, लेखकीय कर्तव्य को स्वीकार करते हैं कि कम से कम उन्होंने वर्ण व्यवस्था के या मनुस्मृति के दोनों पहलुओं को पाठकों के समक्ष रखा तो सही। अब इस बात का निर्णय पाठक अपने आप करेंगे कि कौन सा पक्ष सही है। किंतु ऐसा भी नहीं हुआ, केवल एक ही हीन पक्ष को रखा गया, केवल उस पक्ष को रखा गया जो विद्वेष पैदा करने वाला था, जिससे कथित शूद्र समुदायों में, शूद्र व्यक्तियों में आक्रोश पनपता है। उस पक्ष को रखा गया और यही कारण है कि आज इन 200 वर्षों की अवधि में मनो और मनुस्मृति के विरुद्ध एक वातावरण पनपा हुआ है और वह वातावरण पूर्णतः भ्रांतियों पर आधारित है, पूर्णतः पक्षपातपूर्ण निष्कर्षों पर आधारित है। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसा वातावरण पनप गया है जो कि नहीं पनपना चाहिए था। तो यदि वो प्रकृति सारी की सारी जो है स्थूल रूप में आ गई होती तो आज हमारा वो